नमस्कार। झारखंड विधानसभा से आज 5 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। उन पांचों विधेयक की कॉपी हमारे हाथ में है। एक बार मैं पांचों विधेयक का नाम बता देता हूं, उसके बाद डिटेल बताऊंगा और इन पांचों विधेयक के 10 महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं वो भी हम बताएंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर भी हैं। जो पहला विधेयक पास हुआ है वो है झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025। दूसरा जो विधेयक है वो विधेयक है झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025। तीसरा जो विधेयक है वो विधेयक है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025। चौथा जो विधेयक है वो है झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025। और पांचवा जो विधेयक है वो विधेयक है झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025। 5 में से 3 ऐसे विधेयक हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए विधेयक हैं। उन्हीं तीनों विधेयक पर खास तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, पहले चर्चा करते हैं कि ये कोचिंग वाला जो विधेयक है उसी पर, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025, क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, सबसे खास ये है कि पहली बात तो ये है कि जो झारखंड में जो कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जो छात्रों को कोचिंग देते हैं, इनके लिए कहीं कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। वो कहाँ कोचिंग चलाएंगे, किस जगह पर चलाएंगे, व्यवस्था क्या होगी नहीं होगी, पंखा है, बैठने की ठीक व्यवस्था है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन है, उनका कोई प्रमाण है, कौन छात्र पढ़ रहे हैं, कौन ट्यूटर है, इससे मतलब कहीं कोई डेटा सरकार के पास नहीं था। और जिस तरह से मतलब दिल्ली में, राजस्थान में कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे छात्रों के साथ कभी कभी दुर्घटनाएं हुई है, उसके बाद सरकार जागी, दूसरे राज्य भी इससे जुड़े कानून बनाए और झारखंड भी छात्रों के हित में, कोचिंग संस्थानों के भी हित में, थोड़ा सा कोचिंग संस्थान पर दबाव बढ़ेगा इस विधेयक के बाद, क्योंकि कई तरह के नियमों का उन्हें पालन करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो उनको जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोई भी कोचिंग हो, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र हो, नगर निकाय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराना उनको अनिवार्य होगा। ये रजिस्ट्रेशन फ्री होगा या इसके लिए पैसा देना होगा? नहीं, नगर निगम क्षेत्र में इनको 6 साल की अनुमति मिलेगी कोचिंग चलाने की, और 6 साल के लिए उनको सिक्योरिटी मनी के तौर पर नगर निगम क्षेत्र में 5 लाख, नगर परिषद क्षेत्र में 1 लाख रुपया, और इन दोनों के अलावा जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं उसके लिए 50,000 शुल्क जमा करना होगा। ये शुल्क तब जमा करना होगा जब ये आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के बाद उस जिला स्तर की जो समिति है उसको अप्रूव्ड कर देगी, तो उसके बाद इनको ये सिक्योरिटी मनी क्या फिर वापस होगा? हाँ, सिक्योरिटी मनी वापस होगा। अच्छा, सिक्योरिटी मनी वापस होगा। ये कब वापस होगा? मतलब 6 साल की उनकी अनुमति है। 6 साल के बाद अगर वो कोचिंग संस्थान को अपना जो कार्यकाल है वो बढ़ाएंगे तो नहीं वापस होगा, अगर वो वाइंड अप करेंगे तो वापस हो जाएगा। ये जो पूरा नियम है ये फिजिकल कोचिंग सेंटर के लिए है या जो ऑनलाइन कोचिंग चल रहे हैं व्यवस्था उसके लिए भी है? नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं है। फिजिकल का ही है, कोचिंग सेंटर के लिए, सेंटर का, सेंटर में बुलाकर फिजिकली बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए है। और क्या है इसमें सर? और अब जैसे देखिए 2-3 इसमें 3 सुदीप कुमार सोनू ने भी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है, और इस पर 3 चीज़ों पर विशेष फोकस किया गया है। पहला, एक CCR ID जनरेट होगा। CCR ID जनरेट क्या होगा? तो जो कोचिंग सेंटर हैं उनका एक यूनिक आईडी होगा। अब राज्य में जिला में जो कोचिंग चला रहे हैं तो कौन कौन कोचिंग सेंटर हैं उनका एक यूनिक आईडी होगा। दूसरा, एक बच्चों के लिए आईडी होगा, कौन बच्चा पढ़ रहा है, किस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, तो उसके लिए CD ID होगा। बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए एक आईडी हो, तो उसमें ये क्लियर रहेगा जो ये बच्चा अमुक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है। और एक आईडी होगा ट्यूटर का, तो एक ट्यूटर जो है वो किस कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और एक इसमें
प्रतिबंध भी लगाया गया है जो 4 से अधिक कोचिंग संस्थानों में एक ट्यूटर नहीं पढ़ा सकते। इसको क्यों किया गया है? तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान या छोटे कोचिंग संस्थान जो कोई नामी गिरामी ट्यूटर हो जाता है पर उसके नाम को बेचते हैं। मतलब ये मंत्री सुदीप सोनू भी बता रहे थे कि बहुत जो फेमस टीचर हैं उनकी तस्वीर लगाकर कई कोचिंग संस्थान दावा करता है कि वो यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो उससे छात्रों को और अभिभावक को बहुत नुकसान होता है। उसके बाद आपका एक इसमें बाइंड अप पॉलिसी भी दिया गया है। मान लीजिए जो कोई छात्र कोचिंग के बीच से ही वो अपना कोचिंग अब आगे नहीं करने का मन रखता है, वो अपना शुल्क वापस लेना चाहता है तो वो शुल्क वापस ले लेगा। या कोई कोचिंग संस्थान वाइंड अप करने जा रहा है तो उनको भी उन छात्रों का शुल्क है वो वापस करना होगा। तो इस तरह के कई शर्तें जोड़ी गई है। अब उसके अलावा जैसे अब कोचिंग संस्थान हैं और बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनके बीच कोई विवाद है तो उसके लिए राज्य स्तर पर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। जिला जज स्तर का मतलब न्यायाधीश उसका अध्यक्ष होगा, उसमें प्रशासनिक सदस्य होंगे। तो मान लीजिए कोचिंग कह रहा है जो हम गलत नहीं किए, या कोई अभिभावक कह रहा है जो मेरा फीस लेके ये पढ़ा नहीं रहा है, तो उस तरह के विवाद के हल का भी एक प्लेटफॉर्म इसमें दिया गया है। उसके अलावा तो कई तरह की शर्तें इसमें दी गई है कोचिंग संस्थान के लिए। अब जैसे कि क्या करना है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम तो बिल्कुल ये जो कोचिंग संस्थान के लिए आज विधेयक पास किया गया है, बस अब जो 5 विधेयक पास हुए हैं ये राज्यपाल का इसमें हस्ताक्षर होगा और उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा और कानून बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अनुपालन करना होगा, खास करके उन्हें जो कोचिंग का संचालन अब झारखंड में करेंगे, चाहे वो शहर में कर रहे हो या फिर गांव में कर रहे हो, कहीं भी। हाँ सर। हाँ, नहीं, इसमें एक और दंड का भी प्रावधान किया गया है। अच्छा। मान लीजिए जो ये कानून तो बन गया और कानून का कोई अगर पालन उल्लंघन कर रहा है तो पहला बार अगर अपराध करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको 5 लाख रुपए का दंड देना पड़ेगा कोचिंग सेंटर। पहले बार में ही 5 लाख पहले बार में। दूसरे बार अगर उसको रिपीट वो करता है तो वो राशि बढ़ के 10 लाख हो जाएगी। उल्लंघन मतलब क्या? मतलब जो कानून है, नियम है, इसमें नियम कानून बनाए गए हैं। तो अब दंड का प्रावधान जो 5 लाख है उस तो फिर ट्रिब्यूनल या जहाँ पर वो डिसीजन होगा उसमें राशि थोड़ी बोनी कम हो सकती है, लेकिन पहले उल्लंघन पर 5 लाख, दूसरे पर 10 लाख और तीसरी बार अगर वो उसको रिपीट करता है तो उसका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब इस कोचिंग नहीं चला सकते हैं। तो इस तरह से मतलब अच्छी बात है और इस तरह का कानून तो होना चाहिए, क्योंकि आप भी समझते हैं जो राज्य में लगभग 5 से 10 लाख से ज़्यादा छात्र कोचिंग कर रहे हैं। अब तो सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी कोचिंग पर ही ज़्यादातर आश्रित हैं। स्कूल की पढ़ाई छोड़ के भी वो कोचिंग, कई लोग फ्री कोचिंग भी चलाते हैं, उनको भी अब इसके तहत आना होगा इसका, लेकिन इसमें कहीं जिक्र नहीं है। जो फ्री से बहुत कम ही लोग हैं जो फ्री में, कम ही है, लेकिन जिक्र भी नहीं है। इसलिए हम अपनी ओर से अभी बाद में देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो कुछ ना कुछ उसमें खामी रहती है या उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो ये अभी प्रारंभिक कानून बना है, इसमें बहुत तरह की आवश्यकताएं आएगी, बाद में बहुत तरह की ज़रूरत दिखेगी, बहुत तरह के सुधार की बात होगी, तो उसको बाद में सरकार संशोधित करेगी। और कुछ आप बहुत टिक करके रखे थे, और कुछ बचा इसमें बताने के लिए? मूल रूप से यही है, छात्र, ट्यूटर और कोचिंग संस्थान सबको जियो टैग से टैग किया जाएगा। जियो टैग से टैग किया जाएगा, सारे निबंधित रहेंगे, सारे के जानकारी रहेगी सरकार के पास भी कौन बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। हाँ, एक चीज़ और है, जो एक और होता है कि कोचिंग संस्थान, मान लीजिए IIT में 5 बच्चा सफल हुआ, तो ये कोचिंग संस्थान भी बताते हैं कि ये मेरा बच्चा है, और वो कोचिंग संस्थान भी सब एक ही बच्चे को 2 कोचिंग संस्थान बताता है। उसी तरह एक फ्रेंचाइजी पर भी नकेल कसा गया है। एक जैसे बड़े कोचिंग संस्थान का फ्रेंचाइजी लेके कोई रांची में भी चला रहा है, धनबाद में भी चला रहा है। तो जैसा कि मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि इस पर भी हमने अंकुश लगा, उसका प्रावधान भी किया गया है। अब मान लीजिए जब फ्रेंचाइजी, रांची का फ्रेंचाइजी अगर कोई गलती करता है और वो बंद हो जाता है,
तो फिर धनबाद में भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। चलेगा। और उसका जो मूल फ्रेंचाइजर है हाँ। वो भी दंडित होगा, उसको भी इसके दायरे में लाया गया है। अच्छा। मतलब दोनों, जो हम फ्रेंचाइजी लेके यहाँ कोचिंग चला रहे हैं और गलत कर रहे हैं, तो इसका दोषी वो जो फ्रेंचाइजर है, जो फ्रेंचाइजी दे रहा है, वो भी इसके लिए दोषी होगा। तो मूल रूप से कोचिंग से जुड़े यही विषय है। यही विषय। इसके अलावा और दूसरा जो विधेयक है देखिए, दूसरा जो एक जो विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय है और एक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान का मामला है। ये कौन सा है? ये है झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनिमयन विधेयक। ये मूल रूप से आप इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अब ये क्या है? व्यावसायिक शिक्षण संस्थान। हाँ, अच्छा। शुल्क विनियमन विधेयक। इसका पहले तो एक दो लाइन उद्देश्य बताना जरूरी हो। मतलब जो शिक्षण संस्थान जो प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं उनके लिए शुल्क निर्धारण का नियम बनाया गया। अब जैसे आप भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, झारखंड देख रहा है, देश देख रहा है, जो व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स और उससे जुड़े कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, बेतरतीब ढंग से बढ़ रही है। अब जैसे बैचलर ऑफ मेडिसिन, मतलब MBBS की पढ़ाई के लिए कॉलेज खुल रहे हैं, डेंटल सर्जरी में स्नातक के लिए कॉलेज खुल रहे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा के कॉलेज, यूनानी चिकित्सा के कॉलेज, होम्योपैथी चिकित्सा के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IT से जुड़े कॉलेज, वास्तुकला में स्नातक, फार्मेसी में स्नातक, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, कृषि विज्ञान, व्यवसाय में प्रबंधन, मतलब इस तरह के B.Ed कई सैकड़ों कोर्सेज हैं। सैकड़ों कोर्सेज हैं जो संगीत में तो किसी में, और ये तो खुल ही रहे हैं और लगातार खुल रहे हैं, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और हर कॉलेज का अपना अपना अलग फी स्ट्रक्चर है। कोई 50,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख रुपया ले रहा है, मतलब कोई उसमें समानता नहीं है। तो इसको एक रूप लाने के लिए, हालांकि अब कोई बेहतर प्रशिक्षण संस्थान होगा या बेहतर प्रोफेशनल कॉलेज होगा तो उसका फीस अधिक होगा। ऐसा नहीं है। जो समानता का मतलब है, जो 5 रुपया बुतरू कॉलेज भी 5 रुपया लेगा, IIT जमशेदपुर भी 5 ही रुपया लेगा, ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। तो शुल्क अब होगा क्या, उसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा या कितना होगा, इसके लिए इसमें एक कमेटी बनाई गई है। और वो कमेटी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर एक जज इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। उसके बाद हाईकोर्ट के जो जज अध्यक्ष बनेंगे उनके द्वारा नामित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका सदस्य होगा। फिर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग स्ट्रीम से संबंधित मतलब जो जिस स्ट्रीम से संबंधित कॉलेज है उसके लिए एक सदस्य होगा। वो कौन होगा? तो जैसे आप इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जो चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग स्ट्रीम से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि होगा। मतलब चिकित्सा, दंत चिकित्सा है तो इसका जो राष्ट्रीय आयोग है, चिकित्सा आयोग है, वो एक अपना सदस्य नामित करेगा। फिर इंजीनियरिंग है तो तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एक सदस्य उसमें शामिल होंगे। उसी तरह कृषि है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित एक सदस्य। चूँकि मान लीजिए एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी तो वहाँ इंजीनियरिंग सेक्टर का कोई सदस्य होगा तो वो नहीं बता पाएगा जो इसका फी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो जो जिस स्ट्रीम का है उसका भी एक सदस्य इसमें रहेगा। और ये सदस्य जो, ये कमेटी जो है वो शुल्क निर्धारण करेगी। तो शुल्क निर्धारण भी ये अपने मन से नहीं करेगी, संबंधित संस्था से आवेदन आमंत्रित करेगी, उनका आय और व्यय का आंकड़ा लेगी, छात्रों की संख्या लेगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी और उसको पर मतलब दोनों को समान रूप से उसका समीक्षा करने के बाद एक शुल्क का निर्धारण करेगी। ये मोटा मोटी इसमें है। अब और तीसरा है
तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो विश्वविद्यालय विधेयक तो इसमें एक बात को लेकर लगातार चर्चा है। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी बोल रहे थे कि राज्यपाल की शक्ति को अक्षुण्ण करने के लिए ये विधेयक जो है लाया गया, पास किया गया। क्या ऐसा है इसमें? हाँ, ये तो है। इसमें है कि जो कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते, क्या राज्यपाल इस पर साइन करेंगे? अब राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है, चूंकि यही सवाल सदन में नवीन जायसवाल ने उठाया था। जो सरकार इस विधेयक के माध्यम से शिक्षा का राजनीतिकरण करने जा रही है, तो उनके इस सवाल पर सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि 2014 से गुजरात में इसी तर्ज पर वहाँ कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है, तो वहाँ 11 वर्षों से हो रही है, तो भाजपा क्यों नहीं पूछना चाहिए वहाँ से पूछना चाहिए। तो वहाँ जब हो रही है, भाजपा की ही वहाँ सरकार है, यहाँ पर राज्यपाल जो है सो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत है, मतलब भाजपा ही परोक्ष रूप से भाजपा के ही प्रतिनिधि हैं राज्यपाल। तो वहाँ क्यों नहीं पूछ रहे? आम दर्शक जो समझे, जो ये विधेयक पास हुआ है आज, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, अब तक जो झारखंड में जो विश्वविद्यालय हैं या फिर कहीं भी देश के विश्वविद्यालय हैं, तो राज्यपाल भी वहाँ पर नियुक्त करते थे कि कौन वीसी बनेगा। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट का उसमें दखल होगा। हाँ, पूरी तरह स्टेट, मतलब पूरी तरह नहीं कहिए, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति करते थे, उसी लगभग प्रक्रिया वही है, लेकिन अब सरकार करेगी। तो कैसे करेगी इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, तब और स्पष्ट होगा कि एक उच्च शिक्षा मंत्री, एक सेकेंड, हाँ, कुलपति की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया होगा। अच्छा। तो राज्यपाल भी एक चयन खोज समिति का गठन करते हैं, अब सरकार ये करेगी। तो चयन समिति में कौन होगा? तो चयन समिति में हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। फिर उच्च राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय के निदेशक या प्रमुख समिति के सदस्य होंगे। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो अच्छी संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, उसके जो निदेशक रहे हैं वो इसके एक सदस्य रहेंगे। एक यूजीसी का प्रतिनिधि और कुलाधिपति द्वारा, मतलब राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत एक सदस्य उस कमेटी का मेंबर होगा। और ये जो कमेटी है वो सरकार को बंद लिफाफे में 4 से 5 नामों की अनुशंसा करेगा। कमेटी बनेगी, कमेटी इंटरव्यू लेगा, फिर जो भी प्रोसेस है उसके बाद बंद लिफाफा में 4-5 नाम देगी, और 4-5 नाम में से एक नाम सरकार तय करेगी। सरकार मतलब कौन? विभाग या मुख्यमंत्री? नहीं, सरकार मतलब मुख्यमंत्री। वो इसमें है इसका जिक्र? मतलब सरकार का मतलब ही हो जाता है जो मुख्यमंत्री, विभाग नहीं होता है। तो उसमें एक शर्त थोड़ा सा सरकार के लिए दिया गया है, जो अगर सरकार उन पैनल को अगर सही नहीं मानती है तो कमेटी को फिर से नाम की अनुशंसा करने का निर्देश दे सकती है। तो ये विधेयक क्यों लाना पड़ा? इसके पीछे का तर्क क्या है और इसमें और क्या कुछ खास है? देखिए, 2-3 तर्क है। एक तो राज्य में जो लगभग 10 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, तो जब सरकार के विश्वविद्यालय हैं, राजकीय विश्वविद्यालय हैं, तो सब जगह नियम कानून, कायदा कानून एक होना चाहिए। अब विनोबा भावे में कुलपति अलग कानून चला रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय में अलग कानून है, नीलांबर पीताम्बर में अलग है। तो सभी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम और नियुक्ति, प्रोन्नति, परीक्षा संचालन, जो भी विषय है उससे जुड़े एक कानून होना चाहिए। तो एक तो कुलपति की नियुक्ति हो गई। इसमें एक जो नया चीज़ और लाया गया है, जो हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, वो प्रो चांसलर होंगे। अच्छा। पहले प्रो चांसलर हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी नहीं होते। हाँ, प्रो वीसी, कुलपति के बाद प्रो वीसी। तो एक ये नई व्यवस्था की गई है इसमें। दूसरी, जैसा अब यहाँ थोड़ा शिक्षा मंत्री को कोट करना जरूरी है, उनका तर्क ये है कि विदेशों में प्रोफेसर को ज़्यादा महत्व दिया गया है।
इंजीनियर तो पुल बनाते हैं, डॉक्टर जो है सो किसी का जान बचाते हैं, लेकिन प्रोफेसर जो है वो नई पीढ़ी का निर्माण करता है। मतलब शिक्षक, प्रोफेसर जो भी हो। हाँ, तो इसलिए प्रोफेसर, और यहाँ जिस तरह की व्यवस्था चली आ रही है उसमें शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी जो है वो अपने वेतन के लिए ही, अपने नौकरी के लिए ही आंदोलनरत रह रहे हैं, जिस कारण पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए एक सरकार ने इस विधेयक में अलग से विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन की भी बात कही है, जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो पद हैं, प्रोफेसर के, लेक्चरर के या अन्य जो पद हैं, उसकी नियुक्ति वो एक प्रक्रिया के तहत करेगा आयोग। तो एक ये नई व्यवस्था इसमें लाई गई है। फिर जैसे एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल का भी गठन किया गया है। अब बहुत सारे विवाद, स्कूल और कॉलेज से संबंधित बहुत सारे विवाद हाई कोर्ट में लंबित हैं। अगर आप, मेरी जानकारी में है, जो सबसे ज़्यादा मामला स्कूली शिक्षा विभाग का हाई कोर्ट में लंबित है। उसी तरह उसके बाद दूसरे स्थान पर संभव है जो हायर एजुकेशन भी आ रहा होगा। तो एक उन्होंने ये भी एक चीज़ कहा कि जैसे ज़्यादातर अब चलन हो गया है यूनिवर्सिटी में कि घंटी आधारित शिक्षा, गेस्ट फैकल्टी का, तो इससे कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कम हो रहा है, चूँकि प्रोफेसर का ध्यान पढ़ाई पर कम, और चूँकि पता है कि इस पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने से हमारा गुजारा भत्ता नहीं हो पाएगा, तो दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करके, सीटों को भर के और सभी चीज़ को व्यवस्थित किया जा सके। बाहर निकलकर जब सुदीप सोनू मंत्री बात कर रहे थे तो एक छात्र उनके पास बाद में दौड़ते हुए पहुंचा, पत्रकारिता का ही, और उसने सवाल किया कि जो यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहे हैं, तो क्या अब इस विधेयक के पास हो जाने के बाद उसमें सुधार की गुंजाइश है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तो व्यवस्था जब बनेगी तो फिर इसमें आगे देखा नहीं, अभी तो विधेयक पारित हुआ है, और इस विधेयक में चूंकि राज्यपाल की शक्ति कम होने वाली है, अब राज्यपाल इस पर कितनी जल्दी सहमति देते हैं, सहमति देने के बाद ही ये अधिनियमित होगी। तो अब तो इसमें अभी कम से कम 1 साल का तो प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा, छात्र हों, विद्यार्थी हों, प्रोफेसर हों, काहे कि इसका असर, अधिपति तो रहेंगे राज्यपाल ही ना, कुलाधिपति रहेंगे। हाँ, बट इसी के रिक्रूटमेंट में उनकी शक्ति को थोड़ा अक्षुण्ण की गई है, और सब चीज़ ठीक है, और सब लगभग ठीक है। तो उसके बाद तो कोई उतनी बड़ी भूमिका है नहीं। हाँ, और कई अन्य तरह की जो शक्तियाँ थी राज्यपाल को, वो भी हायर एजुकेशन को प्रायोजित कर दी गई, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अलावे कुछ बचा नहीं, जैसे हाँ, इसमें कहा गया है कि जैसे कि एकल यूनिवर्सिटी हम भी आज समझे हैं, एकल यूनिवर्सिटी क्या, रांची कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया गया। हाँ, बना दिया, तो एकल यूनिवर्सिटी बनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब वीर बुधु भगत यूनिवर्सिटी, तो वो एकल यूनिवर्सिटी है। मतलब एक कॉलेज को अगर यूनिवर्सिटी बना दिया तो उसे एकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो एकल यूनिवर्सिटी में नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा देने का इस विधेयक में प्रयास किया गया है। जो एकल यूनिवर्सिटी है उसके पास कई कॉलेजों का दायित्व तो नहीं है, बोझ नहीं है, तो लेकिन कई डिपार्टमेंट हैं अपने ही कॉलेज में। हाँ, तो वहाँ नवाचार और रिसर्च वो को बढ़ावा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। उसी तरह एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होता है। तो एफिलिएटेड को तो जानते ही हैं, जो उसके अंदर में कई कॉलेज होते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमको समझ में आया है, जो अब जैसे कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण समिति, छात्र शिकायत निवारण समिति, कर्मचारी शिकायत निवारण के अलावा एक न्यायाधिकरण का भी गठन, इसमें भी जज की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन होगा। तो इसके अलावा विश्वविद्यालयों में जैसे अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग, संपर्क, उद्यमिता बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड, छात्र मामलों के बोर्ड, खेल कूद शारीरिक शिक्षा बोर्ड, मानव संसाधन बोर्ड और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बोर्ड, मतलब इस तरह के कई छोटे छोटे मतलब बोर्ड का गठन किया गया है। अब जो हम समझ पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बोर्ड, तो ये क्या है?
तो अब राष्ट्रीय स्तर पर किसी विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है या कोई अच्छा रिसर्च हो रहा है या विश्व के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में कोई नवाचार हुआ है, तो ये बोर्ड जो है उन विश्वविद्यालयों से टाई अप रहेगा। आज के तो ऑनलाइन का ज़माना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको अब यहाँ इस यूनिवर्सिटी में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। छात्रों का उसका लाभ दिलाने की कोशिश की जाएगी। छात्रों की जो समस्या है उसके लिए भी कई तरह के निवारण समिति, ये सब का तो जिक्र हम कर ही चुके हैं। तो मोटा मोटी यही सब चीज़। मोटा मोटी ये तीनों जो विधेयक हम लोग चर्चा किए, ये तीनों हायर एजुकेशन मिनिस्टर सुदीप सोनू के ही विभाग के हैं। हाँ, तीनों। और इनके लिए आज बहुत खुशकिस्मत की बात रही जो बहुत सामान्य ढंग से ये सदन से पारित हो गया। नवीन जायसवाल और जितने दिन से सत्र चल रहा है, आज लगा कि चर्चा हो रही है, मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से? आज हमको जो लग रहा है ना कि आज रांची का मौसम 3 महीने बाद अचानक बहुत अच्छा बदला। धूप निकला दोपहर के बाद रांची में धूप निकला, मौसम बहुत सुहावना दिखा। उसी तरह आज विधानसभा में भी भोजनावकाश के बाद आज वहाँ का भी माहौल बहुत अच्छा रहा। मतलब विधायी कार्य के लिए इसी तरह का माहौल होना चाहिए, जो विपक्ष अपनी बात रखे, जो गंभीर विषय है उस पर विरोध भी करे, लेकिन सरकारी काम भी हो, जनता के भी काम भी हो। नहीं, लेकिन इसके अलावा हम आज एक और विधेयक की चर्चा करना भी जरूरी समझ रहे हैं। वो है झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक। अब गिग श्रमिक में आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हर परिवार अब उससे जुड़ रहा है। स्विगी वाला, जोमेटो वाला, ओला वाला, रैपिडो वाला, बिलिंग किट, तो इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे वर्करों का। तो इसके लिए भी सरकार एक विधेयक लाई है। अब इस विधेयक के लाने के बाद जब यह कानून बनेगा तो ऐसे वर्करों का एक सरकार पोर्टल बना के निबंधन कराएगी, उनसे भी कुछ अंशदान लेगी, लेकिन उस अंशदान के अलावा सरकार इनके कल्याण के लिए भी कई योजनाओं चलाएगी। जैसे दुर्घटना होने पर, स्वास्थ्य खराब होने पर, या मतलब मृत्यु होने पर, मतलब कई तरह इनका भी एक तरीके से डेटा रहेगा और डेटा के हिसाब से सरकार इनके लिए सुविधाएं देगी। उसमें था कि जो तीनों एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक्ट तो अभी बना नहीं है विधेयक, उसमें था कि सरकार कंट्रोल करेगी। अब है कि इसको तो कंट्रोल में रखेगी, साथ ही सर्विस भी देगी। सर्विस, हाँ बिल्कुल, सर्विस भी देगी। इसके लिए भी गिग वर्कर्स के लिए एक बोर्ड का गठन होगा। अब बोर्ड जो है वो गिग वर्कर्स के लिए क्या होना चाहिए, उसके मतलब सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए या उनके जीवन सुरक्षा के लिए वो बोर्ड जो है समय समय पर सरकार को अपनी अनुशंसा देगी, ये सहायता मिलनी चाहिए। और उसके अनुरूप गिग वर्कर्स को भी समय पर हम यह मान के चल सकते हैं, जो फिलहाल नहीं लेकिन आने वाले दिनों में यह जब प्रभावी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गिग वर्कर्स को भी लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे कि जो विधेयक पास हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उसकी जो प्रमुख बातें हैं वो आपको हम लोग बातचीत के क्रम में आसान भाषा में आपको समझा दें। 2 चीज़ें और 2 बातें होती है, एक नियम कानून बनना और दूसरा लागू होना। तो अब तो चूँकि बन गया है, अब ये लागू कितना होता है, इम्प्लीमेंट कितना होता है और लोग इसको कितना फॉलो करते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि इस देश में, इस समाज में इतने नियम कानून कायदे हैं कि अगर सही से लागू कर दिया जाए तो आसान के साथ साथ बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। जैसे हम लोग के कॉलेज में सर पढ़ा रहे थे तो वो बता रहे थे कि जो आपकी गली में जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें बिजली के तार के अलावा कोई और तार नहीं हो सकता। जो केबल एक्ट है उसके अनुसार अगर कोई लगता है तो उसका रेंट देना पड़ता है। लेकिन आप अपने घर के बाहर गली में निकलेंगे तो उसमें जियो का, रिलायंस का, एयरटेल का सभी तार लगे रहते हैं, कोई रेंट देता नहीं है। और उसी तार में किसी का गला फंसकर कोई मर भी जाता है और उसके बाद भी नगर निगम कुछ नहीं कर पाता। तो नियम, आज विधेयक पास हुए हैं, अब ये जब राज्यपाल साइन कर देंगे तो ये एक्ट बनेगा और एक्ट के बाद फिर सरकार जो है इसे कड़ाई से कोशिश करेगी कि इसे लागू किया जाए। शुक्रिया। 22 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरी सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल
nation's leading institute. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in